एमपीपीएससी के समाजशास्त्र के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने समाजशास्त्र के जो 3 मार्कर क्वेश्चन आंसर है वो पहले देख चुके हैं। इसके आप देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर आपको समाजशास्त्र के 3 मार्कर प्रश्नोत्तर की सीरीज दी गई है। अभी हम यहाँ 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और समाजशास्त्र का जो मूल बेसिक लेक्चर है ये, और इसमें सामाजिक समरसता के घटक वाला जो पहला टॉपिक है आपका, हमने उसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने प्रश्न 5 मार्कर और 11 मार्कर बन सकते हैं उस पर सही पर चर्चा की जाएगी। ये आरंभिक टॉपिक है समाजशास्त्र का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट जो एमपीपीएससी में न्यू जुड़े हैं उसके भी वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उनको हमारे चैनल के अंदर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक समरसता के घटक वाला ये टॉपिक। सामाजिक समरसता के घटक को स्टार्ट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें समाजशास्त्र का आरंभिक लेक्चर है तो समाजशास्त्र पता होना चाहिए। समाजशास्त्र क्या होता है? हालांकि ये बेसिक लेक्चर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है, समाज क्या होता है, फिर भी हमको मालूम होना चाहिए। तो समाजशास्त्र क्या है दोस्तों? एक सामान्य शब्द है, यह वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, समाज के जो क्रियाकलाप है, नियम कानून है, उनका अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र को समझना है तो अब समाज की बात कर रहे हैं तो समाज की बात करेंगे। समाज क्या होता है? समाज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो समाज क्या होता है? समाज लोगों का ऐसा समूह या संगठन होगा जिसके कोई निश्चित दिशा निर्देश होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित दिशा निर्देश होते हैं। एक संगठन हो, समूह हो और व्यक्तित्व हो, ऐसी चीजों को मिलाकर एक समाज का निर्माण होता है। समाज का निर्माण जैसे आप देखते हैं कई सारी समाज, जैसे आप आदमी सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोल देता है? हमारी समाज, तुम्हारी समाज। जाति को समाज में बांटने लगा है, तो यह गलत है। ये हमारे यहाँ समाजशास्त्र में या अध्ययन में इस चीज को समाज नहीं माना गया। समाज का एक बड़ा स्वरूप माना गया है। जैसे भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, एक बृहद समाज को दिया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं कि पूरा एक मौर्य काल की सामाजिक स्थिति, तो आपको उसमें कोई अलग अलग क्षेत्र की या अलग अलग जाति की नहीं, सामाजिक स्थिति पूरे क्षेत्र की। जैसे भारतीय समाज पूरा एक समाज, ये समाज कहलाता है। तो समाज का पूरा अध्ययन हम करते हैं, उसमें हर चीज आएगी, जाति व्यवस्था आएगी, समाज के अंदर आते हैं। जाति कोई समाज नहीं है कि आपने कहा ये समाज ब्राह्मण समाज, गुप्ता समाज, कोई ऐसी समाज अलग अलग नहीं है। ये पूरे समाज क्या है? एक ही है पूरा ये भारतीय समाज। तो ये समाज की अवधारणा को हम यहाँ से समझेंगे। समाज की अवधारणा को समझने के लिए जैसे आप यहाँ पर कई लोग, जैसे आप कोई गाने आते रहते हैं, वो लोग गाने वाले समाज को सही समझते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? चले चले तुझे कहीं तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तो क्या है? धरती पे दुनिया नहीं जीने देगी, धरती का वही मतलब है समाज। जो फिर जैसे एक गाना है कि हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, तो वो दुनिया ही समाज है। यही है समाज, जो पूरी ओवरऑल बात की जाती है। तो ये क्या है? समाज। तो समाज को आप इस तरह समझे कि एक बृहद अवधारणा, एक सूक्ष्म अवधारणा, एक जातीय अवधारणा, या अपनी समाज, हमारे समाज में शादी हो गई, आपके समाज में शादी हो गई, ये ऐसी चीजें नहीं है। तो समाज को आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। अब समाज शास्त्र और समाज को समझने के बाद हम टॉपिक पे आएंगे कि क्या है हमारे पास टॉपिक? सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता क्या होता है दोस्तों? सोशल हार्मोनी। सोशल हार्मोनी का मतलब कि समाज में एक समरसता हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, जातिगत भेदभाव का जड़ से उन्मूलन कर दिया जाए। और जो है आपका यहाँ पर एक सूत्र भी आपकी लिखा है मैंने, अगर 3 मार्कर में सीधे लिख देंगे, भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अंत या जड़ से उन्मूलन प्लस प्रेम और सौहार्द प्लस एकता में वृद्धि। तो ये चीज अगर आप लिख देंगे, प्रेम सौहार्द और एकता में वृद्धि अगर हो गई तो क्या हो जाएगा? सामाजिक समरसता आ जाएगी। सामाजिक समरसता की एक डेफिनेशन जैसे आप बनाना चाहें तो जातिगत भेदभाव का जड़ से उन्मूलन करके समाज में प्रेम और सौहार्द की भावना में वृद्धि करना सामाजिक समरसता कहलाता है। तो सामाजिक समरसता की परिभाषा आप यहाँ पर लिख देंगे। सामाजिक समरसता की परिभाषा और भी बहुत सारी है, मैंने 3 मार्कर के लेक्चर में 1-2 परिभाषा बताई भी है, आप वहां से भी लिख सकते हैं। अब सामाजिक समरसता की घटक, किसी भी चीज के घटक क्या होते हैं दोस्तों? कि जिससे वो चीज, जिन चीजों से मिलकर वो बना होता है। जैसे सामाजिक समरसता है, तो सामाजिक समरसता कैसे आएगी? सबसे बड़ी चीज ये है कि सामाजिक समरसता समाज में कैसे आएगी। तो इसके बहुत सारे डायमेंशन है कि हम इसमें अलग अलग टॉपिक देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें सामाजिक समरसता में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करके चलेंगे और क्या क्या हमारे पास अगर होगा तो एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। सबसे पहले तो परिभाषा, तो हमने परिभाषा पढ़ ली। क्या है परिभाषा? इसकी क्या होती है? परिभाषा के बाद एक चीज आपको पढ़ना है,
इसके घटक ही पढ़ लीजिए, क्या क्या होते हैं घटक, सामाजिक समरसता के घटक कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद इसके जो है तो प्राचीन भारत में सामाजिक समरसता कैसी थी, प्राचीन भारत में। इसके बाद आधुनिक भारत में, आधुनिक काल में। इसके बाद इसके आप उद्देश्य, आपको यहाँ पर परिभाषा के बाद उद्देश्य देखना होगा कि सामाजिक समरसता के उद्देश्य क्यों, हम क्यों चाहते हैं कि सोशल हार्मोनी आए, सामाजिक एकता आए। हमको समाजशास्त्र में ये पीएससी क्यों चाहता है कि सामाजिक समरसता आए, तो इसका क्या कारण है, या देश में या सिलेबस में ये क्यों चीज जोड़ी गई है, ये भी हम इसमें देखेंगे। आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता के घटक देखेंगे। आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता के घटक देखने के बाद सामाजिक समरसता के लिए सरकारी प्रयास, या शासन के द्वारा क्या प्रयास किए गए, सरकारी प्रयास। भाई एक लोक कल्याणकारी राज्य अगर बनाना है आपको, तो सामाजिक समरसता पहले लानी पड़ेगी। समाज में अगर अराजकता आ गई, समाज अगर एक दूसरे से मिलकर नहीं रह रहा, तो राष्ट्र की एकता अखंडता में भी समस्या आएगी, सरकारें नहीं चल पाएंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। राजनीतिक उथल पुथल होगा, प्रशासनिक उथल पुथल होगा, तो सरकार भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहती है कि सामाजिक समरसता कैसे लाई जाए। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, अब सामाजिक समरसता वाली बात करते हैं। सामाजिक समरसता के घटक, अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे के लेक्चर बनाऊं, और आप लोगों का भी प्रेम, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लेक्चर को समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सामाजिक समरसता की घटक, तो किन चीजों से मिलकर सामाजिक समरसता हो सकती है। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब किसी भी, देखिए आप यहाँ पर समाज में हर किसी के आजकल लेवल बनने लगा है। हमेशा से ये रहा है कि एक पीढ़ी छोटा, मतलब एक निम्न स्तर, उच्च स्तरीय स्तर रहते हैं, और समाज इसको स्वीकार भी कर चुका है, क्योंकि समाज में आज ये हमेशा से चला आ रहा है। पहले मत्स्य न्याय की जब अवधारणा थी, मत्स्य न्याय में क्या होता था, बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को खा जाती थी। वैसे ही वर्तमान समाज, ये हमेशा ही यही चला है। भले राजा की अवधारणा आ गई है, मनुस्मृति आ गई है, उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राजनीति की इतनी सारी बातें की गई। पर आप देखिए, अगर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब शांति से अगर सारे अस्तित्व को, अगर मान लिया जाए सभी के अस्तित्व को, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से समाज में रहा जाए, तो सामाजिक समरसता डेवलप होती है। दूसरा पॉइंट है आत्मीयता। दोस्तों आत्मीयता का बड़ा गहन मीनिंग है। इसको आप ये अगर 3 मार्कर में भी आ जाए सारी चीजें, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक समरसता के घटक ही हैं। और 3 मार्कर में पूछे या कैसे भी पूछे, आप इसको लिखेंगे। तो आत्मीयता, आत्मीयता का सीधे सीधे सामान्य शब्दों में जो अर्थ होता है दोस्तों, कि एक दूसरे से जो दिली लगाव होता है, मतलब दिल से मोहब्बत जो होगी, वो आत्मीयता होगी। आप ऊपरी बात कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए ही बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस व्यापार के लिए बात कर रहे हैं, तो वो एक क्या है, एक संबंध जो है आपका प्रोफेशनल टाइप का है। लेकिन आपका जो आत्मीयता वाली बात है, वो एक आपका मानव का मानव के प्रति, क्या मानव का मानव के प्रति दिल से लगाव, या अपने एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझना, या एक दूसरे को मानव समझना ही आत्मीयता है। तो आत्मीयता जब होगी, तो समाज में समरसता अपने आप आएगी, सोशल हार्मोनी अपने आप आएगी, समाज में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। इसके बाद एक आता है समन्वय। समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वही बात है कि एक दूसरे से मिलकर आप रहें। अब कोई व्यक्ति कोई सा काम कर रहा है, कोई समाज का दूसरा व्यक्ति इसको पसंद नहीं कर रहा, तो उसमें आपको एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा कि हम कैसे इन चीजों को एक दूसरे से सोच समझ कर मिलजुल कर करें, ताकि किसी को कोई समस्या न जाए। और कोऑर्डिनेशन मतलब सामाजिक सौहार्द की भावना आगे आएगी, वो बनी रहे। एक दूसरे से हर चीज इंटरलिंक है। अगर सह अस्तित्व होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा, आत्मीयता होगी तो और अगर समन्वय होगा तो आत्मीयता भी बनी होगी। तो हर चीजें एक दूसरे से लिंक है। बंधुत्व तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बंधुत्व की भावना क्या है, एक दूसरे को अपना समझकर चलना। उसके बाद सर्वहित। समाज में सर्वहित यानी सभी का हित की भावना के अगर आप चलेंगे कि सबका हित हो, ये नहीं कि अपने सेल्फिश बनकर आप चल रहे हैं कि मेरे को मिल गया और दूसरे को मिले या न मिले मुझे उससे क्या, तो ये भावना नहीं चलेगी। सर्वहित की भावना से हमको काम करना है। उसके बाद सदस्यता। समाज में सदस्यता मतलब एक स्वीकार्यता होनी चाहिए। अगर समाज में सदस्यता नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति आपको नहीं स्वीकार कर रहा है कि ये कोई मेरे को इस समाज से मतलब नहीं, तो वो बिना कपड़ों के घूमने लगे, तो उसमें सदस्यता और स्वीकार्यता का होना आवश्यक है। दोनों चीज आप एक पॉइंट और यहाँ 11 में डाल सकते हैं, स्वीकार्यता। तो ये दोनों पॉइंट होंगे कि सदस्यता का होना बहुत अनिवार्य है। भाई समाज में जब सदस्य नहीं होंगे तो सोशल हार्मोनी आएगी कहाँ से। तो ये इसका घटक भी है और इसकी विशेषता भी है, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है,
फिर सदस्यता की बात हो गई है। सरोकार, सरोकार मतलब हम उसको सारी चीजों को स्वीकार करें। सरोकार, हमको समाज ने जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, समाज ने अगर नियम बनाया है जो भी कि भाई इतना अगर आधी रात को घूमना गलत है, जबकि अपने अपने अलग अलग देशों में इन चीजों के प्रति अलग अलग भावना है, तो हमको उन चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद सामूहिक चेतना, समूह चेतना। समूह चेतना या सामूहिक चेतना का तात्पर्य है दोस्तों कि जो पूरा समाज की एक समूह बना हुआ है, समाज का जो समूह बना हुआ है, उससे हमको जाके क्या करना है, सामूहिक चेतना मतलब एक समूह, पूरे समूह की चेतना को हमको देखना है कि पूरा समूह क्या सोचता है, पूरे समूह को लेकर चलना है, सामूहिक चेतना। सहकार यानी साथ में मिलकर कार्य करना, को-वर्कर्स मिलकर समाज में कार्य करेंगे। इसमें क्या होगा, समाज में सोशल हार्मनी डेवलप होगी। इसके बाद सहिष्णुता की बात आई। सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 3 नंबर में पूछ ले, 5 नंबर में पूछ ले, 11 नंबर में पूछ ले, निबंध पूछ ले, 1000 शब्द में, सॉरी 500 शब्द में अब तो हो गया, 250 शब्द में पूछ ले, तो सहिष्णुता वाली बात आती है। सहिष्णुता वाली बात आपको पता है, एक टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस होता है मतलब कि पहले तो जनरल सी भाषा में कि हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो सहिष्णुता की बात यह होती है कि ये चीज हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। कुल मिला के सबसे बड़ी चीज यही कि सहिष्णुता कैसे होगी। तो सामाजिक सहिष्णुता, सहिष्णुता देश के प्रति, आप देखे थे एक समय सहिष्णुता इंटॉलरेंस का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा था, और बाकी जितने भी बड़े बड़े विरोध करने वाले थे कि हम देश में जो हमको पुरस्कार मिले हैं या अवार्ड मिले हैं बड़े बड़े, उनको वापस लौटा रहे थे। तो ये सहिष्णुता मतलब उनको देश में ऐसा लग रहा है कि वो सेफ नहीं है, देश उनके लिए, वो देश को सह नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उन लोगों से मैं, अगर ये वीडियो पहुंचेगा कभी भविष्य में, ये कहना चाहूंगा कि अगर ये देश आपको सहनशील नहीं तो आप अफगानिस्तान जैसे देश में भी जाकर रह सकते हैं, वो सहिष्णु देश आपके लिए हो सकता है। ये भारत देश है, जमाने से इसकी संस्कृति चली आ रही है और ये सहिष्णु है। और लोग यहाँ पर जो गंगा जमुना संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे न जाने कितने धर्म यहाँ पर आते हैं, पनपते हैं और न जाने कई सालों तक साथ में रहते हैं। और कुछ लोगों की वजह से ये सहिष्णुता शब्द, गलत शब्द, असहिष्णुता शब्द आया, इनटॉलरेंस शब्द आया और ये टॉलरेंस शब्द को बर्बाद करके गया। तो उन लोगों के प्रति ये मैसेज है कि ऐसा ना सोचे, ये देश सबका है और ये देश सबके प्रति हित की भावना से हमेशा रहा है। इसके बाद आएगा दोस्तों सामाजिक समरसता के घटक को आप एक एक पॉइंट को अगर 11 नंबर में ही आ जाए तो आप ये 11 के 11 पॉइंट आप लिख देंगे। उसके बाद आपको उसके उद्देश्य आएंगे कि सामाजिक समरसता के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसके उद्देश्य 5 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछेगा तो आप 5 लाइन ही लिख दीजिए। सामाजिक समरसता का अगर उद्देश्य लिखने को आता है तो आपका पहला पॉइंट होगा सामाजिक समरसता की परिभाषा, कि समाज में जातिगत भेदभाव की भावना के जड़ से उन्मूलन कर प्रेम और सौहार्द की भावना का विकास करना है। ये हो गई एक लाइन की परिभाषा। और उद्देश्य लिख करके आप लिखेंगे राष्ट्रीय एकता। हमने पहले बताया कि सामाजिक समरसता नहीं होगी तो राष्ट्र में एकता नहीं होगी, समाज में अराजकता आएगी, राष्ट्र में अखंडता, क्योंकि लोग दूसरे, कोई साम्यवादियों से जाकर मिलेगा, कोई पूंजीवादियों से जाकर मिलेगा, क्योंकि सामाजिक समरसता है ही नहीं। तो सामाजिक समरसता होगी तो राष्ट्रीय एकता आएगी। सामाजिक समरसता के बाद विभेद मुक्त समाज आएगा। विभेद मुक्त समाज से क्या तात्पर्य है कि समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो इतना फैला हुआ है ना, तो इसको समाप्त करना है। विभेद मुक्त समाज की स्थापना अगर करना है तो सामाजिक समरसता बहुत आवश्यक है। इसके बाद सतत एवं धारणीय विकास की भावना। लोग अपने अपने जरूरत के लिए अगर पर्यावरण का, इन चीजों का शोषण करेंगे तो सतत विकास कहाँ से होगा। तो सामाजिक समरसता और सभी के हित के प्रति बात सोचकर और सतत एवं धारणीय विकास की भावना का विकास करेंगे। समता मूलक समाज की स्थापना करना। समता मूलक समाज मतलब सभी एक दूसरे को अपना माने, सब एक दूसरे को साथ लेकर चले। समता मूलक एक समाज की स्थापना। समता मूलक समाज वर्ड आपको पूरे MPPSC मेंस में या कहीं भी अगर उपयोग करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एकत्व और ममत्व की भावना का विकास करना। एकत्व और ममत्व की भावना से तात्पर्य है दोस्तों कि हम सभी एक हैं, और ममत्व प्रेम और सौहार्द की भावना का वही विकास करना। तो आप ये टॉपिक जो है ना बहुत इजी होते हैं, आपको अपने दिमाग से सोच, ये टॉपिक तो कई लोग पढ़ते भी नहीं बहुत ज्यादा ढंग से और आंसर बहुत अच्छे लिख के आते हैं। तो आपको ये बस लेक्चर देख के जनरली अपनी सोच को डेवलप कर लें कि आपको कैसे आंसर लिखना है। इनमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत आप साइंस जैसे सब्जेक्ट में करें, जो कि बहुत सारे लोग वहाँ पर थर्ड पेपर में डरते हैं, उसकी भी तैयारी हम करवा रहे हैं। मैथ्स के जो लेक्चर हैं वो आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद इसके उद्देश्य हो गए हैं। अब देखिए इसको दोनों, एक प्राचीन भारत में और आधुनिक भारत में, 2 प्रकार से सामाजिक समरसता के घटक बताए। अगर पूछ ले कि प्राचीन भारत में सामाजिक समरसता के घटक क्या थे और आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता के घटक क्या हैं, तो आप इनको दोनों को अलग अलग टाइप से बता सकते हैं। प्राचीन भारत में क्या थे और
आधुनिक भारत में क्या है। ये चीजें आप घटक अपन देख चुके हैं और उद्देश्य भी देख चुके हैं, ये दोनों को हम हटा देते हैं। अब प्राचीन भारत के कुछ अगर घटक पूछ ले, या फिर अगर 11 नंबर में सामाजिक समरसता के घटक पूछ ले, सामाजिक समरसता की डेफिनेशन लिख के कुछ आप पहले उसको लिख दीजिए, प्राचीन भारत में और आधुनिक भारत में। इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर और ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक समरसता प्राचीन भारत में, क्या प्राचीन भारत में, फिर उसके बाद आधुनिक भारत में। अब यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं कि कौन कौन से घटक हो सकते हैं। प्राचीन भारत में जैसे आपको पता है एक बृहद ग्रामीण समाज होता था, बृहद ग्रामीण समाज। अब बोलेंगे आप ये सर, तो ये तो उसकी विशेषता हो गई कि बृहद ग्रामीण समाज, यही तो कारण है कि सामाजिक समरसता बनी रहती है। आज भी आप देखते हैं गांव में सामाजिक समरसता ज्यादा पाई जाएगी। एक आदमी को पूरा गांव जानता है, वहां पर पूरा गांव वहां पर पहुंच भी जाएगा, कुछ भी होगा। शहरों में वो चीजें थोड़ा सा कम हो गई हैं। आजकल लोग पूंजीवाद की ओर शहर में भाग रहे हैं और अपने ही विकास की बात हमेशा सोचते हैं। तो बृहद ग्रामीण समाज था प्राचीन काल में। दूसरा, धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था अधिक थी। अब धर्म के प्रति आस्था अधिक होने से कैसे सामाजिक सौहार्द आएगा, तो प्राचीन काल में आता था, वर्तमान में भले ना आता हो। वर्तमान में भले धर्म को राजनीति और व्यापार से जोड़ दिया गया हो। प्राचीन काल में क्या था दोस्तों कि धर्म के प्रति इतनी आस्था थी लोगों की कि लोग डर के और एक दूसरे से मिलकर कि भाई इसका गलत कर देंगे तो ऐसा होगा, पाप लगेगा। ये सारी चीजें पहले धर्म के प्रति आस्था के साथ साथ बहुत बढ़िया सामाजिक समरसता की बात होती थी। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये आपका ग्रामीण भारत हो गया, धर्म के प्रति आस्था का अधिक होना। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये जनसंख्या की सीमितता, जनसंख्या की सीमितता से कैसे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है दोस्तों। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पर अभी 125 करोड़, उस समय कहाँ पर 30 करोड़ आप देखते हैं आजादी की पहले, और बहुत पहले चले जाइए तो 2-3 करोड़ 4 करोड़ ही रहे होंगे। तो जनसंख्या की सीमितता के कारण क्या होता है दोस्तों, इस समाज में एक भय बना रहता है कि हमको हमारा इसका पुत्र है, हमारा बालक है, ये है, वो है, पुत्री है, जो भी है। संतान का लोभ और मोह के कारण लोग क्या करते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। किसी से ना कोई दुश्मनी हो, ना कोई कभी मर्डर हो, ना कभी कोई मारकाट हो, और सामाजिक सौहार्द बना रहता था। तो ये बहुत सारी चीजें प्राचीन भारत में थी। प्राचीन भारत के कम ही पॉइंट लिखें क्योंकि हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं और आधुनिक भारत के पॉइंट हमको ज्यादा लिखने पड़ेंगे कि आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता के घटक कौन कौन से हैं। आधुनिक भारत में दोस्तों सामाजिक समरसता के घटक अगर बृहद अवधारणा के रूप में जाया जाएगा तो आपको फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति से बहुत सारी चीजें मिलती आ रही हैं जो सामाजिक समरसता को डेवलप करती जा रही हैं। जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि की अवधारणा आ गई है आधुनिक भारत में। तो सामाजिक समरसता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को समान रखना है। तो सामाजिक समरसता का ये क्या है, घटक ही तो है। दूसरी चीज, पहला पॉइंट हो गया जनसंचार, बहुत बड़ी चीज जनसंचार। जनसंचार के इतने सारे माध्यम आ गए हैं कि अब लोग गलत करने से डरते हैं। समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना ही पड़ता है। आप थोड़ी सा भी गलत करते हैं, जनसंचार के माध्यम से दुनिया को पता चलता है। तो लोग प्रेस्टीज के कारण या आत्मसम्मान के कारण सामाजिक समरसता को बनाए रखना चाहते हैं। और सामाजिक समरसता बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या है कि एक स्वयं की ही सोच और स्वयं के अंतर्मन से आने वाली एक अंतरात्मा की आवाज है कि हम लोगों से मिलजुल कर रहे हैं। क्योंकि ये समाज जो है तो दोस्तों इसमें जंगल राज नहीं हो सकता है। ये सभी से मिलजुल कर नियम कानूनों से प्रतिबद्ध होकर ही चल सकता है। क्योंकि समाज में अगर आप देखते हैं लोग अलग अलग भागेंगे और अलग अलग एक दूसरे से मार काट करने लगेंगे तो कैसे समाज का निर्माण होगा आप भी सोच सकते हैं। कई देशों में आप देखते हैं कि ये चीजें ही होती हैं, तभी वहां पर समाज विकास नहीं कर पाता। अगर सामाजिक समरसता है, सोशल हार्मोनी है, आप अपने भाई को भाई समझे, एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी समझे, इसी प्रकार विश्व वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को आप एक जैसा समझ के चलेंगे तो क्या होगा, सामाजिक सौहार्द आएगा। तो ये जनसंचार, इसको अब डर के कारण ही जनसंचार को सामाजिक समरसता का घटक माना जा रहा है। क्योंकि लोगों एक दूसरे मतलब भय हो गया ना प्रेस्टीज के, आत्मसम्मान का, कि हम कैसे, लोग हमें क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये दूसरा साधन था। तीसरा साधन आप देखिए, लोकतंत्र की अवधारणा आ गई। लोकतंत्र की अवधारणा आने से सामाजिक समरसता में
बहुत डेवलपमेंट हुआ, लोगों की जरूरत पड़ने लगी अपने राजनीतिक आर्थिक किसी भी कारण के लिए। तो लोकतंत्र जब आया, लोगों को एक दूसरे, क्योंकि पहले जब राजतंत्र था सारी प्रजा को केवल राजा से मतलब होता था, किसी को कोई से मतलब नहीं, और राजा को स्वयं से मतलब होता था, प्रजा से नहीं होता था। तो सामाजिक समरसता थी पर उस लेवल पर नहीं जो लोकतंत्र आने के बाद होगी। तो प्राचीन काल में वो अवधारणा थी, वर्तमान काल में अवधारणा है लोकतंत्र की अवधारणा। ठीक है, चौथा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर लोकतंत्र की अवधारणा आ गई वर्तमान भारत में। और क्या आ गया, जैसे आधुनिक भारत में अगर सामाजिक समरसता का और घटक देखा जाएगा तो निष्पक्ष चुनाव, कुछ भी आप बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट बन सकते हैं, जो आप चाहे लिख सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव की भावना, तो इस प्रकार से आपके ये पॉइंट आपको, ये थोड़ा सा कई जगह किताबों में नहीं लिखते हैं लोग कि आधुनिक भारत और प्राचीन भारत में, अगर आपको आंसर टूट जाता है ना, कई भागों में मिल जाता है, तो चेक करने वालों को भी मजा आता है कि सामाजिक समरसता के अच्छे ये घटक है। और जो वहां उतने सारे बताए थे उन्हीं को इन्हीं में डेवलप करते जाइए, अलग अलग अन्य घटक लिख के एक गोला बनाइए, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 एरो निकाल के, और वो वाले सारे घटक लिख दीजिए। इसके बाद अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है तो लिख दीजिए कि सामाजिक समरसता से एक विकासशील देश विकसित देश की ओर, या एक अविकसित देश विकासशील देश की ओर अग्रणी होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा और आप अगर उपसंहार या आपके जो निष्कर्ष में लिखने की बात आती है कि सामाजिक समरसता से ही किसी भी राष्ट्र का विकास या मानव का विकास या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की जो है तो पहली सीढ़ी है सामाजिक समरसता है। देश के विकास की पहली सीढ़ी सामाजिक समरसता। ऐसे पॉइंट डाल दीजिए और आप देखिए आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद सामाजिक, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद शासन द्वारा सामाजिक समरसता के लिए क्या प्रयास किए गए। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या है, सामाजिक समरसता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है ना दोस्तों, दुनिया भर से लोग देखने आते हैं कि यहाँ भारत में कैसे इतना निष्पक्ष चुनाव हो जाता है, कैसे इतने सारे राजनीतिक दल हैं, कैसे इतनी बड़ी 2-2 पार्टियां, और कैसे यहाँ पर करोड़ों लोग एक पार्टी से जुड़े। तो लोगों, क्योंकि 1 करोड़ के तो देश ही है, 1 करोड़ तो अपने यहाँ ऐसे ही जनरल इंजीनियर बन के घूमते रहते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी और रेलवे की तैयारी में ही पड़े होंगे। उनके यहाँ इतने इंटेलेक्चुअल, अपने भारत में जितना वहाँ की जनसंख्या उससे ज्यादा हमारे इंटेलेक्चुअल घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी अपना एक लेवल बना लेंगे, कहीं ना कहीं समय आता है। सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए सामाजिक सौहार्द के लिए। एक तो राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है, जिसमें अगर कोई उच्च जाति का निम्न जाति से ऐसा कुछ विवाह करता है तो कुछ उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। फिर ग्राम उदय से भारत उदय ये योजना है। तो ये भी क्या है, सामाजिक सौहार्द की स्थापना करेंगे ना। अभी गांव और शहर के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद का भाव है कि तुम देहाती हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये चीजें क्या होंगी, जड़ से इनका उन्मूलन होगा। फिर उसके बाद सर्वधर्म सर्वजाति समरसता समारोह सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। सभी धर्म और सभी जाति के लोग वहां पर जाते हैं। ये शायद जानकारी अपन को भी नहीं है, ये कई किताबों में पढ़ने मिला। तो उसके बाद उन्हें सर्वधर्म सर्वजाति समरसता समारोह के बारे में आपको बताया। इसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, अर्थात लोगों को ये समझ में आए कि हम समाज के नियमों से बंधे हैं, शासन के नियमों से बंधे हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर ही रहना है। इसके लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 14 अप्रैल को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस होता है। उस दिन क्या मनाया गया, सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। सामाजिक न्याय दिवस मनाने से समाज में क्या हुआ कि न्याय की अवधारणा और एक दूसरे के प्रति विश्वास जगा और सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। तो ये सारे पॉइंट आपके सामाजिक समरसता के घटक हैं। सामाजिक समरसता के घटक का मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो 3 मार्कर है वो इसी आपको चैनल में मिल जाएगा। उसमें आप समाज शास्त्र वाली वीडियो की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए ये वीडियो में आपको 5 मार्कर और 11 मार्कर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सामान्य यही होंगे। प्राचीन भारत में सामाजिक समरसता के घटक, आधुनिक भारत में सामाजिक समरसता के घटक कौन कौन से हैं, सामाजिक समरसता के उद्देश्य कौन कौन से, शासन द्वारा सामाजिक समरसता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये 4-5 प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा 11 नंबर में आपको प्रश्न बनेगा सामाजिक समरसता के घटक बताइए। ये सामाजिक समरसता के घटक बताते हुए सरकार द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको इतने ही प्रश्न बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।